नमस्कार, मैं भौमेन शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। भारतीय राजनीति में काफ़ी उठापटक आपको देखने को मिल रही है, खास करके किसान आंदोलन के बाद केंद्र और राज्य की राजनीति में काफ़ी उठापटक चल रही है। लेकिन इस बीच हमारा पड़ोसी देश यानी नेपाल, वो भी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब नए सरकार के गठन की बहुत सारी संभावनाएं सिर उठा रही हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नेपाल मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार यशोदा श्रीवास्तव से। वो बताएंगे नेपाल की राजनीति में क्या हो रहा है। यशोदा जी, आपका नया लुक में स्वागत है। पहला सवाल आपसे, ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में क्या फिर से चुनाव होगा या फिर जोड़ तोड़ के फिर से सरकार बनाने का कार्यक्रम होगा? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा बहुत बाद में दिया जी। उनके इस्तीफे की पटकथा जी जब प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई जी तभी से शुरू हो गई थी। अच्छा, आपको बता दें, नेपाल में 3 साल पहले जो आम चुनाव हुआ है जी, उस चुनाव के ठीक पहले तक वहाँ नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की मिलीजुली सरकार थी। ठीक है। नेपाल के जानकारों के मुताबिक ये हो रहा था कि इस बार का चुनाव प्रचंड और नेपाली कांग्रेस मिल करके लड़ेगी। ठीक है लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। चुनाव के बीच में ही जी प्रचंड ओली से जा मिले जी। ओली एमाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं जी और प्रचंड नेकपा माओवादी के नेता हैं जी जी ये दोनों का मिलना जी नेपाली कांग्रेस के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। जी, बिल्कुल घातक इस माने में सिद्ध हुआ कि भारत सीमा से सटे नेपाल के जिन भू क्षेत्रों में, जिन इलाकों में नेपाली कांग्रेस या मधेसी दलों का वर्चस्व रहता था जी, वो टूट गया। वहाँ माओवादियों का कब्जा हो गया। और ये हमारे लिए या भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है कि एकदम भारत सीमा से सटे माओवादियों का लाल झंडा गड़ गया, यानी उनके एमएलए और उनके एमपी जीत करके चले गए। अच्छा, यानी कि भारतीय सीमा के आसपास अब माओवादियों का जमावड़ा हो गया जी। उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनके एमएलए विधानसभा में उनके एमएलए चुन करके चले गए। 7 में से 5 प्रदेशों में वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है और केंद्र में पहली मर्तबा संपूर्ण गणराज्य कम्युनिस्ट हो गया। यानी कि इस बार नेपाल जो है वो चाइना के काफी करीब है। अब नहीं, चाइना के करीब तो देखिए, कम्युनिस्ट सरकार जब जब नेपाल में आएगी तब चाइना करीबी हो जाएंगे, इसलिए कि चाइना भी कम्युनिस्ट कंट्री है। जी जी, बिल्कुल। तो ये अपनी विचारधारा को दुनिया में कहीं भी कम्युनिस्ट हो तो उस विचारधारा से ऑटोमेटिक जोड़ करके चलते हैं। जी। हमारे यहाँ के भी कम्युनिस्टों का यही हाल है, जो भी बच्चे खुद कम्युनिस्ट हैं उनका भी यही हाल है कि पूरे देश के कम्युनिस्टों को साथ में। क्या आपको लगता है कि भारत में कम्युनिस्ट बचा है? उनका गढ़ खत्म हो गया, बंगाल खत्म हो गया, केरल थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने कहा ना कि बचे खुचे जो भी हैं जी जी, कितने बचे हैं वो पैमाना तो मेरे पास नहीं है जी। लेकिन भारत में जो कई प्रदेशों में कम्युनिस्ट के राज्य से आज बेशक नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा है। अच्छा, तो कम्युनिस्ट विचारधारा भारत के लोग और नेपाली कम्युनिस्ट मिलके भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि भारत का कम्युनिस्ट और नेपाल के कम्युनिस्ट मिलकर के भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। विचारधारा को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब हमारे विचारधारा को डाउन करिए अपनी विचारधारा से, ये तो है जी, लेकिन आप उसको कैसे खतरा कह सकते हैं? लेकिन नेपाल, आपने कहा कि नेपाल के हमारी सीमा पे कम्युनिस्टों का लाल सलाम, लाल झंडा गड़ गया है। जी, इसलिए तो वो भारत के लिए खतरा बन रहा है। इसलिए कि नेपाल में जो हुकूमत आई है कम्युनिस्ट की जी, उसका इतिहास सबने देखा है जी। राजा शासन को खत्म करने के लिए उन्होंने उसके पहले जनयुद्ध किया जी, जंगलों में रह करके जो है तमाम सारे गांवों को तहत नहत किया जी, जमींदारों को नहत तहत किया, कत्ले आम किया। उसके बाद थक हार करके जब राजा इस कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाए तब तो उन्होंने सत्ता छोड़ दिया जी। उसके बाद कम्युनिस्ट का उदय हुआ। ठीक है जी। तो ये नेपाल में जो कम्युनिस्टों का रास्ता था सत्ता लेने का, इस हिसाब से हमारे लिए वो
खतरे की घंटी है भारत के लिए। यानी कि माओवादियों की सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार यदि नेपाल में चली तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। लिपुलेख, काला पानी, ऐसे कई विवाद सिर उठाएंगे। ये विवाद जो अभी आपको जो है उत्तराखंड के हमारे भू क्षेत्र में है, जिसको 1962 में जो है भारत के सेना वहाँ पर अपना पोस्ट बनाई थी, कभी कोई विवाद नहीं था इस सरकार के पहले। जी। अचानक जब हमने वहाँ सड़क बना दिया मानसरोवर के मुख्य द्वार तक, तो नेपाल को याद आया कि हमारा भू क्षेत्र है। जी। उन्होंने उस भू क्षेत्र को अपने यहाँ नक्शे में भी दर्ज कर लिया और लगा भी लिया, घोषित भी कर दिया, तमाम सारे जो है पाठ्य पुस्तकों में भी दर्ज कर लिया। नेपाल का मानचित्र बदलना ये पुरानी आदत रही है। एक बार हमने आपकी खबर भी पढ़ी थी, उन्होंने अपने नेपाल के मानचित्र से ही रिलेटेड कोई खबर थी, मुझे याद आ रहा है। तो क्या बार बार ये अपना मानचित्र बदल लेते हैं? वो तो जैसे उनके मानचित्र बदलने से तो किसी देश का भौगोलिक मानचित्र तो बदल नहीं जाएगा, कागज बदल सकता है। जी जी। अब उन्होंने एक बार ग्रेटर नेपाल का नक्शा भी जारी किया था, जिसमें जो है भारत के कई सारे जिले, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, सब नेपाल में दिखा दिया था कि ये तो साहब हम यहाँ तक है। जी जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, काला पानी को भी उन्होंने अगर अपने नक्शे में दर्ज कर दिया जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये उनकी हिमाकत तो है। हाँ, ये उनकी हिमाकत तो है जी। और ये हमारी कूटनीतिक विफलता भी है। आज दुनिया के सारे देशों में जो है, या नेपाल को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम नेपाल को अभी भी बहुत छोटा राष्ट्र समझते हैं जी। ये बिल्कुल हमारी गलती है। इसलिए सामरिक दृष्टि से नेपाल जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतना हमारा कोई पड़ोसी नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान से लड़ लेंगे, चीन से भी लड़ लेंगे, लेकिन किस प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे? नेपाल तो जरूरी है इस प्लेटफॉर्म। तो इसलिए नेपाल से नेपाल का, हाँ, नेपाल की हिफाजत करना जो है, ये मेरा मतलब हमारे एजेंडे में होना चाहिए। ये हमारा कूटनीतिक एजेंडा होना चाहिए कि नेपाल किसी भी तरीके से मेरे पक्ष में रहे ही रहे। लेकिन नेपाल जो है, ठीक है, भले वो चीन को अपना गॉडफादर मान लिया हो जी, लेकिन 90% नेपाल की ज़रूरतें हम ही पूरा करेंगे, वो हमसे ही पूरा होगा। तो आखिर क्या कारण है कि 90% ज़रूरतें भारत पूरा करता है, उसके बाद भी चाइना को अपना गॉडफादर मानता है? कुछ तो कारण होगा। देखिए, सरकारों को किसी देश का गॉडफादर मान लेने का मतलब नहीं होता पूरा देश उनके साथ है। अच्छा। आज वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है तो उन्होंने चाइना को अपना गॉडफादर मान लिया जी। लेकिन जनता भी चाइना को गॉडफादर माने तो संभव है नहीं। रोटी बेटी का रिश्ता तो नेपाल से हमारा है, चाइना का तो है नहीं। जी जी, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारे बोलचाल की भाषा है, उस पर 70% नेपालियों का वो है जी। नेपाल भी उसी का अनुकरण करता है, चाइना का अनुकरण तो करता नहीं है। जी। तो ये तो कुछ सरकारों में शामिल लोगों का ये हो सकता है जिन्होंने चाइना को गॉडफादर मान लिया। अच्छा, अब नेपाल, देखिए, नेपाल का भारत भी पड़ोसी राष्ट्र है, चाइना भी पड़ोसी राष्ट्र है। तो नेपाल की सरकार अपने विकास के लिए भारत और चाइना, हम भारत कभी नहीं कह सकता कि आप चाइना से दोस्ती मत करिए, और चाइना भी नहीं कह सकता कि हम भारत से दोस्ती मत करिए। लेकिन इस दोस्ती का पैमाना क्या होगा? नेपाल बखूबी समझता है कि उसके यहाँ का जो प्रोडक्ट है, नेपाल के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हों, उसका 80% व्यापार भारत से होता है। दुनिया का कोई तीसरा देश उनके जड़ी बूटी को लेने वाला नहीं है सिवाय भारत को। जी। वो ये भी जानते हैं कि हमारा व्यापारिक रिश्ता भी सारे देशों की अपेक्षा भारत से मजबूत है, भारत से ही ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और मानसिक बाध्यताएं हैं कि नेपाल भारत से अलग नहीं हो सकता। हाँ, कुछ देर के लिए कोई किसी दूसरे देश के पाले में जा करके वो तनाव पैदा कर सकते हैं, जैसे कि हालात आज हैं। लिपुलेख, काला पानी और मानसरोवर के सड़क का विरोध करना, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं जी। अब नेपाल, मान लीजिए ओली की बात करते हैं आप जी। ओली अगर भारत का विरोध करते हैं नेपाल में, तो नेपाल में भारत से ज़्यादा तो ओली का ही विरोध होता है, उनके ही दल के लोग करते हैं। अभी उन्होंने सरकार को भंग कर दिया, सबसे ज़्यादा ओली का विरोध देश के कोने कोने में हुआ, तराई से लेकर के पहाड़ तक हुआ, जो है तराई से लेकर के पहाड़ तक हुआ। अब आप ये कहिए कि ओली को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अभी तो सरकार का कार्यकाल 2 साल बाकी था। यस, पूर्ण बहुमत की सरकार थी जी। कोई चुनौती भी उनको नहीं थी जी। फिर उन्होंने इस्तीफा, वो सरकार क्यों भंग कर दिया? हमने आपसे पहला सवाल ही यही कहा। हाँ, तो अब भंग उन्होंने कर दिया क्योंकि उनके सामने मजबूरी थी, या तो वायदे से हटें जी, या वायदा पूरा करें जी। वह ऐसा वायदा है जो कभी मतलब बाहर नहीं आया है जी। वो वायदा है जब प्रचंड और ओली साथ साथ
आए थे, जी। सरकार बनाए थे, जब गलबहियां दोनों ने की तो दोनों के बीच में कोई आंतरिक समझौता था। हाँ, इसमें ऐसा तो है नहीं कि दोनों बड़े उदारवादी हैं कि भाई चलिए हम आपको बर्दाश्त करते रहेंगे, आप हमको बर्दाश्त करते रहिएगा। निश्चित रूप से पर्दे के पीछे से ही सही दोनों का 50-50 का रिश्ता था। जी। यानी 2.5 साल अगर ओली प्रधानमंत्री हैं तो 2.5 साल के बाद प्रचंड को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। जी। हुआ क्या कि इस बीच ओली की तबीयत खराब हो गई, उनको दूसरे के वो किडनी के पेशेंट हैं। अच्छा। और उनको दूसरे किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वहाँ उनको 2-3 महीने रहना पड़ गया। जी। फिर घर आए तो वहाँ 2-3 महीने डॉक्टरों ने उनको विश्राम करने के लिए दे दिया, बेड रेस्ट की सलाह मिली। इस बीच में प्रचंड का खामोश रहना ही ठीक था। जी। लेकिन जब ओली स्वस्थ होकर के फिर सत्ता चलाने के लिए आए और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब वो अपने स्वास्थ्य का बहाना बना करके या स्वास्थ्य की बात करके ओली विनम्रतापूर्वक प्रचंड को सत्ता दे देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी। अब जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यहीं से दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। और मनमुटाव शुरू होने के बाद भी तमाम सारे पेंच ये थे कि अभी तो ये हुआ था कि अगर ओली हटेंगे तो प्रचंड प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन प्रचंड के बाद जो है ओली के कई समर्थक खुद आ गए, जैसे माधव कुमार नेपाल आ गए, वामदेव गौतम आ गए, नारायण काजी श्रेष्ठ आ गए। अब ये हो गया कि भाई ओली को कौन, अगर ओली हटते हैं तो क्या प्रचंड को, ओली की पार्टी के लोग प्रचंड को अपना समर्थन देंगे? तो समर्थन न देने के वाक़े में, सरकार न बनने की स्थिति में, और ओली चूंकि तमाम सारे विवादों में भारत के खिलाफ देते रहे, बयानबाजियों से अपने पार्टी में गिरते गए, इसलिए उनके सामने सरकार भंग करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। बेशक मामला पार्लियामेंट में, वहाँ के जो है अदालत में है, क्योंकि नेपाल के नए संविधान में मध्यावधि चुनाव की कोई स्पष्ट रूपरेखा तय नहीं है। यानी नेपाल का संविधान भी नहीं कहता है कि मध्यावधि चुनाव हो, यानी कि नेपाल के संविधान में कहीं भी ये नहीं है कि आप वहाँ चुनाव हो सकते हैं। इस संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार किया जा सकता है। अब प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बड़ा सवाल होगा। नेपाल मामलों के जानकार यशोदा जी ने 2 टुक लहजे में बता दिया कि अपने ही पार्टी में गिरे हुए कद को संभाल नहीं पाए केपी शर्मा ओली, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब आप प्रचंड के बारे में दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रचंड माओवादी नेता थे, वो खुद माओवादी नेता थे, मारकाट तो उनका भी सगल रहा होगा। कुछ प्रचंड के बारे में बता दीजिए, और प्रचंड कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इस पे भी आप रोशनी डालिए। नहीं, प्रचंड तो बेशक वहाँ गरम दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं। उनका जो दल है वो हमेशा गर्म मिजाज का था। लेकिन इधर हाल के वर्षों में देखा गया, जब भारत और चीन की बात आती है, पहले अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रचंड ने भारत को एक तरीके से चुनौती देने का काम किया था चीन की यात्रा करके। उन्होंने पहली अपनी विदेश यात्रा चीन की थी। ये हमारे लिए बड़े सदमे जैसा था कि नेपाल का कोई प्रधानमंत्री हमको छोड़ करके चीन की यात्रा करता है। लेकिन अब हम इसको इसलिए भी नहीं कह सकते भाई ये उनकी मर्जी है, उनको तय करना है कि वो देश के किस हिस्से में जा सकते हैं। इधर आगे चल करके उन्होंने, उनकी नीतियां जो भी रही है, उनके मिजाज जो भी रहे हों, इधर बहुत हालात तेजी से बदले हैं। हम बता दें आपको, जब नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की मिलीजुली सरकार थी तो ऐसा नहीं है कि बिना भारत की मर्जी के वो सरकार में आए। यानी सर्वमान्य नेता बनने के लिए प्रचंड अब नरम दल के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, उनका अब जो है, अब रुख भारत के प्रति जो उनका रुख है, जैसे अभी केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ तमाम सारे बयान दिए थे कि भारत जो नेपाल सरकार को अपदस्थ करना चाहती है, भारत हमारे राष्ट्रपति की कुर्सी भी भारत खतरे में डालना चाहती है। प्रचंड ने इसका विरोध किया था कि भारत आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहा है, इस्तीफा तो हम मांग रहे हैं। भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? और ये लिम्पियाधुरा हो या काला पानी हो या लिपलोक हो, इन मुद्दों को भी प्रचंड ने साफ कहा था कि अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के भारत से आपके विवाद हैं तो आप भारत से बैठ करके बात करिए। हाँ, लेकिन इन्होंने ऑन टेबल डिस्कस करने का कोई ना निमंत्रण लिया और ना निमंत्रण दिया। नहीं, ये हमेशा भागते रहे। अच्छा, एक बात और है, भारत नेपाल के बीच में जो तनाव जैसे बात कभी कभी आ जाते हैं कि बड़ा तनाव चल रहा है, ये बहुत पहले की बात है। शुरू में, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही भारत नेपाल के बीच में तनाव कोई नया नहीं है। तनाव तो आते जाते रहे हैं। और तब जो है जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी काठमांडू में जा करके वहाँ के सरकारों से बैठ करके सारी समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते थे, उसका समाधान करते थे। यानी कि भारत ने इस बार पहल नहीं की। इस बार नहीं, केवल इस बार नहीं, प्रणब मुखर्जी तक जैसे लोग, ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोग भी जाकर के नेपाल में बैठ करके समस्या पर बात करते थे।
इधर हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी हाँ। ऐसी किसी भी उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन नहीं किया गया जी। जिससे बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान। अब हम निकाला आपको जा बता सकता है। दें जी कि पिछले साल जी जब नेपाल के लोगों ने संविधान में, तराई के लोगों ने, मधेसी दलों ने संविधान में अपने अधिकार को लेकर के आंदोलन शुरू किया था। जी। नेपाल भारत के कई सारे बॉर्डर बंद थे, भारत से उनके यहाँ जरूरी सामानों की आपूर्ति तक बंद थी। हाँ बंद थी। केपी शर्मा ने जो है बड़े आराम से आरोप लगा दिया कि वो भारत सरकार के लोगों ने जो है बॉर्डर को बंद किया, जबकि भारत सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं था। वहाँ भूकंप आया था। चीन के करीबी नेपाल है, नेपाल अपने आप को बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग भारत ने किया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री कितने ट्रकों से जो है तमाम सारे जो है मतलब उनके खाने पीने के सामान अभी भी जल्दी उनको एम्बुलेंस दिए गए हैं, स्कूलों की गाड़ियां दी गई हैं, हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के विस्तार के लिए जो है चंदन की लकड़ियां दी गई हैं, एड दिए जाते हैं, तमाम सारी सहूलतें उनको दी जाती हैं। अब होता क्या है, तो इतनी सहूलियत देने के बाद भी भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री नेपाल के साथ वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जी। और ये हम इसको साफ साफ कह सकते हैं कि पता नहीं क्यों आज हमारे रिश्ते पाकिस्तान से भी सही नहीं है, श्रीलंका से भी सही नहीं है, अमेरिका से भी लगभग खराब हो रहे हैं, चीन से तो ही नहीं है। अब ये सबसे पड़ोसी राष्ट्र जो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, इसको लेकर के भी ये हमारी बेफिक्री क्यों है? ये हमारे लिए खुद के लिए आत्मचिंतन का विषय भी है और एक बड़ा सवाल भी है कि हम नेपाल को क्यों खो रहे हैं, या नेपाल को हम दूसरे के हाथ में जाने क्यों दे रहे हैं? आपने कहा दुनिया का एकमेव हिंदू राष्ट्र, तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ये हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार ही हिंदू राष्ट्र को की उपेक्षा कर रही है, जबकि संरक्षण करना चाहिए हिंदू राष्ट्र को, इनको संरक्षण करना चाहिए। पिछले चुनाव में जब ये नेपाली कांग्रेस चुनाव हारी थी तो उनका ये नारा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा कायम करेंगे। नेपाली कांग्रेस ने कहा था। अब ये वहां के लोगों को नहीं पसंद आया इसलिए नेपाली कांग्रेस हार गई। लेकिन अभी भी वहाँ जो आने वाला चुनाव है, अगर मान लीजिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है, चुनाव तो होगा, लेकिन इस बार चुनाव में वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, वो हिंदी का। हमारे देश में हिंदी, तमाम सारे प्रदेशों में हिंदी बोलने की तो बात छोड़ दी, लोग समझते नहीं है। अरे हिंदी के 1 2 3 मैंने तो नेपाल में देखा है, नेपाल में जो अंक लिखे जाते हैं वो हिंदी के अंक लिखे जाते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ हिंदुस्तान में जो जब आप हिंदुस्तान का नाम लेते हैं या हिंदी का नाम लेते हैं तो लगता है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदी और हिंदी का मतलब हिंदुस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है। मेरे यहाँ हिंदुस्तान राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 2 प्रदेशों में नेपाली कुछ बोले जाते हैं भारत में, और हमारे यहाँ नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज है। भोजपुरी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। नेपाल में 70% लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन वहाँ हिंदी का कोई भी सरकारी महत्व नहीं है, जबकि 104 साल राणाओं के शासन तक हिंदी वहाँ सरकारी भाषा थी। सरकारी कामकाज में हिंदी का इस्तेमाल होता था। आज वहाँ हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि हिंदी को, अब आपको ताज्जुब होगा कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हिंदी का विभाग है, विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन सिर्फ 6 स्टूडेंट हिंदी के हैं। क्या करेंगे पढ़ करके? हिंदी के एक से एक साहित्यकार पैदा हुए हैं नेपाल में, एक से एक रचनाकार पैदा हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर तक जो है वहाँ लोकेंद्र बहादुर चंद्र जैसा प्रधानमंत्री भी जो हिंदी का बहुत बड़ा साहित्यकार है। अपने शासनकाल में ऐसे लोगों ने भी हिंदी को तरजीह देने की जरूरत नहीं महसूस की। और अब जो चुनाव होगा नेपाल में, उसमें हिंदू राष्ट्र तो होगा ही हो, हिंदी भी एक मुद्दा होगा कि हिंदी को सरकारी भाषा घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे नेपाली कांग्रेस चुनाव हार गई और आपने कहा अब हिंदी बड़ा मुद्दा बनेगा। आपको क्या लगता है नेपाली कांग्रेस इस बार सरकार बना पाएगी, या ओली प्रचंड का जो जुगलबंदी है वो फिर सरकार बना लेगी? नहीं, संभावना तो अब कम्युनिस्ट सरकार की नहीं है। अच्छा, इस बार कम्युनिस्ट नेपाल में नहीं आएंगे इसलिए कि जो नेपाल में 7 विधानसभा है, 7 प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और ओली को सत्ता में आने की बड़ी वजह प्रचंड थे। प्रचंड की वजह से ओली सत्ता में, प्रचंड की वजह से ओली सत्ता में आए। और अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई एक दल नेपाली कांग्रेस सरकार में आ जाए, ऐसा नहीं है।
यानी कि इस बार फिर वही होगा, सरकार प्रचंड ही सरकार बनाएंगे। नहीं, सरकार चाहे नेपाली कांग्रेस की बने, ओली की बने या प्रचंड खुद बने। हाँ, यानी कि इस बार प्रचंड ही मेन होंगे। नहीं, प्रचंड ही मेन नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, प्रचंड मेन नहीं होंगे। प्रचंड की जितना ओली की इसने वो भद्द पिटी है, क्या प्रचंड की नहीं पिटी है? अच्छा, आखिर एक वर्ग तो मानता है भाई ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर प्रचंड ने किया। प्रचंड ने किया, हाँ। ओली नेपाल समर्थक को चुनाव में झोंका प्रचंड ने। ओली समर्थक है कि नहीं है? तो हाँ। प्रचंड के भी समर्थक है जी। और कोई राजनीतिक दल ये नहीं जानता था और ये न मान रहा था कि जो ये संसद को भंग कर देंगे, ना चाह रहा था जी। लेकिन अब इनके ओली ने संसद को भंग कर दिया जी। तो सारे राजनीतिक दल दुखित हैं भाई। कौन अपना 2 साल गंवाना चाहेगा? जी जी बिल्कुल। 2 साल के जो शेष थे उनके पार्लियामेंट के, उनके कार्यकाल के, उनको वो तो खत्म हो गया, इन्होंने खत्म कर दिया। आंदोलन इसके लिए भी चल रहे हैं, विरोध इसके लिए भी चल रहे हैं जी। मुर्दाबाद के नारे तो ओली के ही लग रहे हैं जी, प्रचंड के तो नहीं लग रहे हैं जी। सरकार नेपाली कांग्रेस की बनेगी, ओली की बनेगी कि प्रचंड की बनेगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जी, अगर वहाँ के जो राजावादी पार्टियां हैं, जी, राजा के समर्थक दल हैं, जी, जी। उन्होंने अपना प्लेटफार्म अगर मजबूत कर दिया हाँ, तो सरकार वो एक ऐसे दल के रूप में उभरेंगे जी। कि हो सकता है सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाए। अच्छा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे जी। वो हिंदी की मांग करेंगे जी। और वो भारत से संबंधों के मजबूती की भी बात करेंगे। हिंदू हिंदी की बात करने वाले यदि नेपाल के राजा अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत कर लिए तो इस बार ना प्रचंड की चलेगी ना ओली की, सत्ता की चाबी उनके पास होगी। हो सकता है कि वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो जाएं। आगे क्या होगा हम पूछते हैं यशोदा जी से। सर, यदि वो उनके पास सत्ता गई तो आपको लगता है कि प्रचंड और ओली उनको आसानी से सत्ता चलाने देंगे? नहीं, अगर नेपाली कांग्रेस मजबूत हो गई जी, नेपाली कांग्रेस मजबूत हो गई जी, और वो दोनों लोग मिल करके सरकार बना लेंगे तो ओली और प्रचंड बीच में क्या कर पाएंगे? उपद्रव नहीं, वो माओवादियों का जो नेचर रहा वो स्थितियां खत्म हो गई है। देखिए, विरोध और उपद्रव माओवादियों का एक जनरेशन होता है जी। जैसे आप हैं या मान लीजिए 2-4 नौजवान लड़के हैं जी, उनको हमने ख्वाब दिखा दिया जी, जी, तुम इनको मार दो, तुमको हम ये सुपारी दे देंगे। उसने मार दिया, हमने कुछ नहीं दिया जी। तो नेपाल में हजारों लाखों लोग ऐसे नौजवान पड़े हुए हैं जिनका इस्तेमाल आंदोलनों में किया गया और उन्हें मिला कुछ नहीं। उसकी वजह है क्या देंगे आप? आपके पास अब कुछ है ही नहीं। वो लड़के शिक्षित तो थे नहीं कि आप उनको कहीं भर्ती कर देंगे, सेना में कर देंगे या गार्ड बना देंगे जी। वो तो गांव से निकले हुए दिशाहीन लोग थे, आप उनको कहाँ ले जाएंगे? ये आपकी भी मजबूरी। और कब तक आप किसी को अपने उसमें रखेंगे, जो शिविरों में कब तक रख करके खिलाएंगे? तो ये स्थिति, इस तरह का आंदोलन तो अब नहीं आने वाला है कि अगर इनके विचारधारा के विपरीत कोई सत्ता में आता है तो ये नहीं रहने देंगे, यानी उपद्रव नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होने पाएगा क्योंकि नेपाल के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर जनरेशन में पढ़े लिखे लोग, पहाड़ के भी लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, मगर और जो दूसरे नेवार जात के लोग हैं उनमें भी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और कुल मिलाकर के वो कहीं ना कहीं से अपनी शिक्षा तो भारत से ही ले रहे हैं। जी, जी। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार नेपाली कांग्रेस और राजवंश मिलकर सरकार बना सकते हैं। राजवंश नहीं, हिंदू और हिंदी राष्ट्र के हिमायती दल। अच्छा, हिंदू और हिंदी राष्ट्र के हिमायती दल नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार सत्ता में आ सकते हैं। यानी प्रचंड और ओली दोनों सत्ता से बाहर हो जाएंगे, जो जनता भी यही चाह रही होगी। जनता भी यही चाह रही है कि भाई इन्होंने 2 साल बर्बाद किए, 5 साल की सरकार 3 साल में इन्होंने अनुभूति होनी चाहिए ना, परिवर्तन की अनुभूति होनी चाहिए जी। राजशाही में तमाम सारी गड़बड़ियां होती रही हैं, हम मान लेते हैं जी। आप सरकार में आए हैं जी, तो आपने हमको परिवर्तन की कौन सी अनुभूति दिला दी? हमको महंगाई से आपने निजात दिला दिया, बेरोजगारी से निजात दिला दिया, गरीबी से निजात दिला दिया जी, ट्रांसपोर्टेशन से निजात दिला दिया, एजुकेशन और हेल्थ से किससे आपने हमको निजात दिलाया? आप तो हमें अनुभूति नहीं करा पाए, परिवर्तन की अनुभूति तो हो नहीं पाई जी। तो आप परिवर्तन की अनुभूति नहीं करा पाए तो इससे बेहतर है कि हमारा राजावादी व्यवस्था ही ठीक थी जी। और ठीक है, अगर वो नहीं ठीक थी जी तो अब मतदान के समय हम तय कर लेंगे कि हमारे लिए क्या ठीक है। ठीक। अब आपसे आखिरी सवाल, यदि जब तक नई सरकार नहीं आती है और इन्होंने संसद भंग कर दिया है, तब तक भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते कैसे चलेंगे? रिश्ते बनाना तो भारत का काम है। किससे रिश्ते बनाने? रिश्ते बनाना भारत। जैसे अभी ओली के जो है संसद भंग करने के तुरंत बाद जी
नेपाल में चीन की राजदूत वहाँ एक्टिव हो गई। जी चीन ने कई मिनिस्टर को नेपाल में झोंक दिया जी कम्युनिस्ट नेताओं से बात करने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये काम हमारे राजदूत को करना चाहिए था या हमारे भारत सरकार को करना चाहिए था। यानी कि हमें भारत नेपाल के लोग ये चाहते हैं, नेपाल की जनता चाहती है। मैं सरकार की बात नहीं करता हूँ, ना पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूँ। नेपाल की जनता लेकिन नेपाल की जनता की बात से नहीं करता। नजदीकियां रहें। नेपाल की जनता चाहती है कि हमारे शासन में, हमारे सत्ता में, हमारी व्यवस्थाओं में भारत इंटरफेयर करे। भारत किसी तीसरे देश में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति पर तो कायम रहता है, लेकिन नेपाल के लिए उसको इस नीति को दरकिनार करना पड़ेगा। भारत को नेपाल के बारे में सोचना पड़ेगा। नेपाल को अपने एक छोटे भाई की तरह तरजीह देनी पड़ेगी जी। और जरूरत पर वो भारत करता ही रहता है। जब भी भारत नेपाल किसी संकट में आता है, आर्थिक मदद, हालांकि आर्थिक मदद भारत सरकार करती रहती है, लेकिन इस बार जब उनकी राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं तो भारत सरकार और भारत के तरफ से कोई भी पैरवी नहीं की गई है, जबकि चीन के नेता, चीन के राजदूत वहां सक्रिय हैं। देखना यह है कि अब भारतीय राजनीति क्या करती है और नेपाल के साथ कैसे रिश्ते बनाना चाह रही थी। नेपाल में कैसी होगी राजनीति, नेपाल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नेपाल में क्या चल रही है परिस्थितियां, इससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। यशोदा जी, आप नया लुक आए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को, नया लुक परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नेपाल की और सी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए नया।